हेलो दोस्तों, अगर आप एक नागरिक होने के नाते देश के अधिकार चाहते हैं कि हमारे अधिकार क्या हों, देश से आपको क्या अधिकार मिलें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कर्तव्यों को भी ध्यान रखें। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनके बारे में तो हम बहुत सजग रहते हैं, लेकिन हमें अपनी ड्यूटीज़ भी तो कुछ पता होनी चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं। हालांकि ये हमारे संविधान के जो मूल संरचना थी, जब बनाया गया था संविधान, उस समय पर इनको नहीं डाला गया था। बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, कुछ ऐसे कारण थे जिस समय उसको नहीं डाला गया था, लेकिन बाद में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको डाला जाता है संविधान में। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और हर व्यक्ति को, जो भी भारत का नागरिक है, उसको अपने कर्तव्य पता होना चाहिए। रीज़न इसका यही है कि अगर आप कहीं से अपने अधिकारों के लिए अगर बात करते हैं, सपोज करिए एक घर में रहने वाले लोग अगर अपने सारे अधिकारों की मांग करते हैं, तो उस घर में ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ मेंबर होने के नाते कि आपके कोई कर्तव्य भी होंगे उस घर के प्रति। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और देख रहे हैं कि मूल कर्तव्य क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। अधिकार एवं कर्तव्य आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। कैसे? अगर एक व्यक्ति कोई अधिकारों के लिए अपनी बात करता है कि ये मेरा अधिकार है, मैं इसमें नौकरी पाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा अधिकार है कि मुझे रोजगार मिले, ठीक है, तो रोजगार मिलने के लिए ये आपने अधिकार बता दिया, लेकिन जब आपको रोजगार मिल जाएगा तो आपका ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि आप जो भी काम दिया गया है आपको, वो काम आप आसानी से करें और अच्छे मन से उस काम को करें। तो ये पहला आपका कर्तव्य होगा जब आप किसी भी नौकरी को ज्वाइन करते हैं। आप किसी घर में रहते हैं, उसके प्रति भी आपके बहुत सारे काम होंगे। ऐसे ही जब आप पूरे देश में रह रहे हैं, देश के नागरिक हैं, देश की हर सुख सुविधा को आप उठा रहे हैं, जो भी एज अ नागरिक आपको मिली हुई हैं, तो आपको अपने कर्तव्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ऐसा पर्यावरण को भी देख लीजिए। अगर आप अपने घर में सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें जुटाए हुए हैं और आप अपने घर को, मैं घर से आपको इसलिए समझा के चल रही हूँ ताकि बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और समझ में आ जाएगा कि कर्तव्य क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर घर में आप अपनी सारी चीज़ों को, घर साफ करना अगर आपकी जिम्मेदारी है, तो ये भी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को, अपने आसपास की चीज़ों को भी सुरक्षित रखें और संरक्षित रखें, उनको खराब ना करें, जैसे कि पर्यावरण का संरक्षण। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए, तो इन्हीं के बारे में आज हम देख रहे हैं। अधिकार एवं कर्तव्य आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं, लेकिन हमारे मूल संविधान में इन कर्तव्यों को नहीं रखा गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान के जो हमारा मूल संविधान बना था, उसमें इनको नहीं रखा गया था। और अधिकार होने के साथ साथ व्यक्ति के कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास अधिकार है कुछ चीज़ों के, तो कुछ आपकी भी ड्यूटी होनी चाहिए। एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद जब वो बच्चा उस लायक सक्षम हो जाए, नौकरी करे, तो उसका ये दायित्व बनता है या उसका ये मतलब कर्तव्य बनता है कि वो अपने माँ बाप के प्रति थोड़ी सी संवेदना रखे और उनके लिए भी जो ज़रूरत की चीज़ें हों उसे मुहैया कराए। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, तो कर्तव्य भी बहुत ज़रूरी हैं। इसी के लिए 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि फंडामेंटल राइट के टाइम जोड़े गए थे हमारे मूल संविधान में, लेकिन हमारे कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। फिर अगर बात करें कि प्रमुख लोकतांत्रिक देश ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, इन जो जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे बहुत सारे जो प्रमुख लोकतांत्रिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी इनको कोई स्थान नहीं दिया। मतलब उन्होंने मूल कर्तव्य वहाँ पर नहीं जोड़े हैं, नहीं इस चीज़ को कोई वरीयता दी गई है। इसके बाद 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ा गया, यह रूस के संविधान से लिया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको एग्जाम के हिसाब से भी टॉपिक्स पता होना चाहिए। तो जो 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ा गया, यह रूस के संविधान से लिया गया है। शायद केवल जापान का जो संविधान है उसी में कर्तव्यों को रखा गया है। तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमने कहाँ से ली हैं? वो हमने रूस के संविधान से ली हैं। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं या इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एग्जाम के लिए, सभी के लिए, और एक नागरिक के होने के तौर पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें
पता होनी चाहिए। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति जो थी उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। कितने का दिया था? 8 का। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस समय हमारे पास कितने हैं? 10 मूल कर्तव्य हैं। तो 8 को स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा बात करी गई थी और 10 इस समय पर हमारे पास हैं। तो देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में, मतलब कब था ये? 42वां संविधान संशोधन। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों की आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। ये कमेटी गठित की गई और इसको अपने सुझाव देने थे मूल कर्तव्यों के बारे में। इनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इनकी सिफारिशों को मान लिया था। क्यों? क्योंकि उस समय पर कांग्रेस ही बहुमत में थी, तो आसानी से इन्होंने इसको मान लिया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? भाग 4 का। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आपको अपने कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हों, वहाँ पर इसे लिख लें। लेकिन इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का था, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई थी। अब उस सूची देख लेते हैं कौन कौन सी है। उस सूची में अगर हम बात करें तो पहली है संविधान का पालन करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब जो भी चीज़ें हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं या ये हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए और इनके आदर्शों को हमें मानना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना चाहिए। जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया और हमें आज़ादी दिलाई, उन चीज़ों को भी हमें बहुत संजोए रखना चाहिए अपने दिल में और इस चीज़ का उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमें आखिरकार स्वतंत्रता दिलाई। तो उन चीज़ों के लिए भी हमारे दिल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। ऐसा ना हो कि आप किसी शत्रु देश के साथ सहायता कर रहे हैं, ऐसे कोई काम ना करें। तो हमें भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की भी रक्षा करनी चाहिए और उसे हम अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। सपोज करिए देश में हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और अचानक से कोई ऐसी घटना होती है, युद्ध की के लिए कोई बात आ जाती है, तो हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। संविधान में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं जो संविधान निर्मात्री थे या बाद में सिफारिशों के आधार पर चीज़ों को डाला गया। लेकिन आज जब ग्राउंड लेवल पर चीज़ों की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें बिल्कुल सिर्फ एक लिखी हुई दिखाई देती हैं। कहाँ पर आपको ऐसा दिखता है कि लोग धर्म के बारे में बात नहीं करते हैं? पूरी राजनीति इसी पर टिकी होती है। भाषाई आधार पर साउथ की अलग भाषा है, नॉर्थ की अलग भाषा है। ये लोग हमेशा भाषाई आधार को लेकर तो शुरुआत से ही प्रॉब्लम चली आ रही है। इन चीज़ों को लेके प्रदेश या वर्ग, हिंदी भाषी राष्ट्र अपने अलग तरीके से काम करना चाहते हैं, बाकी जो अलग हिस्से हैं वो अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। ऐसी संविधान में बातें कही गई हैं कि इन सब के साथ हमें रहना चाहिए, लेकिन फिर भी होता क्या है, इन सभी में हम भेदभाव करते हैं, परे नहीं रहते हैं। पर हमारे ड्यूटीज़ में ये चीज़ कही गई कि हमें इन सब चीज़ों से अलग रहना चाहिए, इन पर कोई जोर नहीं देना चाहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आप देखिए ना, स्त्रियों के सम्मान की बात तो आज 70 साल हो गए आज़ादी को, उसके बाद भी रेप केस या इतनी बुरी सिचुएशन तो महिलाओं के साथ शायद उस टाइम पर भी नहीं थी जब आज़ादी तुरंत मिली होगी। अब तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही, इतने ज़्यादा रेप केस, इतनी ज़्यादा घरेलू हिंसा जो महिलाओं के साथ होती है, जितना ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उससे ज़्यादा उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आप एक महिला के तौर पर भी अगर सोच के देखेंगे तो जब आप किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो केवल, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे जिस फील्ड में भी आप आगे जाना चाहेंगे, आप शिक्षा के क्षेत्र में, आज महिलाएं हर जगह आगे हैं। लेकिन आगे होने के बावजूद भी उनको कितना ज़्यादा शोषण सहना पड़ता है, चाहे जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रही हो वो, उनके सभी के साथ समस्याएं ही हैं। तो कम से कम लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो इन थोड़ी भी अगर भावनाएं अच्छी रखते हैं महिलाओं को लेके, तो ऐसी विचारधारा पता नहीं कहाँ से इतनी पनपती है कि जो इतने ज़्यादा केसेस भारत में होते हैं और महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले यूपी का एक
केस आया जिसमें कोरोना पॉजिटिव भी कुछ लड़कियां पाई गई, शादी नहीं हुई थी उनकी, वो सुधार गृह में रखी गई थी, फिर भी वो प्रेग्नेंट थी। ऐसे कितने सारे, अभी दिल्ली का केस मान लीजिए जो कुछ टाइम पहले हुआ था, ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं। केरल में इतना क्राइम हो रहा है, 75 साल की लेडी के साथ इस तरीके से रेप हो जाते हैं। कहा गया संविधान में, लेकिन लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है और ना ही लोगों के अंदर कोई दया भावना बची है इस तरीके के कांड करने के लिए। क्या किस तरीके की उनकी विचारधारा होती होगी, क्या वो सोचते होंगे, इन चीज़ों से बहुत बहुत चीज़ें परे हैं कि वो क्या विचारधारा लेकर इस तरीके का काम करते हैं। तो हालांकि लेकिन हमारे संविधान में फिर भी ये कहा गया है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सम्मान की तो बात छोड़ दीजिए, कम से कम उनकी सुरक्षा के लिए ही दृष्टि से सोच लें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। जो भारतीय संस्कृति है उसको समझें और उसकी जो परंपरा है उसको बनाए रखें, उसके महत्व को समझें। ये भी कहा गया हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये बात कितनी अच्छी कही गई है, हम पर्यावरण को संरक्षित करें। आज के टाइम में अगर देखते हैं, विकास के नाम पर बहुत सारे पेड़ काट दिए जा रहे हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। केवल पेड़ काटना ही इसमें नहीं आता है, पर्यावरण के तौर पे आप देखिए, लोग रास्ते में कूड़ा डला हुआ है, लोग अवेयर ही नहीं होना चाह रहे। इतना स्वच्छता प्रोग्राम चला, मोदी जी ने इतना ज़्यादा उसको बढ़ाया आगे, लेकिन फिर भी आज भी लगता है मुझे कि 70-30% लोग हो गए हैं अवेयर, लेकिन अभी भी 70% लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ से और इसकी कमजोरियों और इसकी खामियों को वो नहीं समझ रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप किसी भी जगह देख लीजिए, पर्यावरण में समंदर से लेके, नदियों से लेके, झील से लेके, तालाबों से लेके, कहाँ पर गंदगी नहीं मिलती है। जो जानवर टहलते हैं वो प्लास्टिक कितना ज़्यादा अपने मुंह में खा लेते हैं और इस वजह से कितने जानवरों की मौत हो जाती है। कितने बड़े बड़े हमारे जो जीव जंतु हैं जो समंदर में है, इतनी प्लास्टिक है, इस वजह से वो लोग मतलब मर जाते हैं। कितने जीव जंतु अपनी खत्म हो जाते हैं उसमें। तो पर्यावरण संरक्षण करना किसकी जिम्मेदारी है? एज अ नागरिक होने के नाते, जिस देश के आप नागरिक हैं, आप कहीं के भी नागरिक हैं, लेकिन उस देश के नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये उस व्यक्ति की ही बनती है या उस नागरिक की बनती है जिसके अंतर्गत वन भी आती हैं, झील आते हैं, नदी आते हैं और वन्य जीव भी हैं। जो भी वन्य जीव हैं उन पर किसी तरीके से गलत व्यवहार ना हो, उनको मारा ना जाए, ये सारी चीज़ों के लिए क्या है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो भी जानवर हैं उनके प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का भी हम विकास करें। जैसे कृषि क्षेत्र वगैरह है, इसके लिए कहा गया कि अगर आप नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं, इन सब चीज़ों के लिए नई विकास की भावना को आगे बढ़ाएं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये कितनी सही बात है कि सार्वजनिक संपत्ति को ही लोग सबसे ज़्यादा बेकार समझते हैं कि इसमें मेरा क्या जाने वाला है, जबकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म हो या फिर आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए कहीं कोई मार्केट है, लोग खाते हैं ऐसे ही फेंक देते सामान, कहीं पर कोई चीज़ गंदगी पड़ी है तो पड़ी है, उस पर और इकट्ठा करते जाएंगे। तो सार्वजनिक संपत्ति आप ही तो यूज़ करेंगे बाद में, कभी ना कभी तो आपको ही आना पड़ेगा। अगर हर व्यक्ति यही सोच लेगा ये मेरी जगह नहीं है, मुझे यहाँ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो आप आएंगे। आप नहीं आएंगे तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां आएंगी, इतना गंदगी हो जाएगी, इतना खराब माहौल हो जाएगा। उन चीज़ों के लिए क्या है, आपकी एक नागरिक होने के नाते आपकी एक बौद्धिक क्षमता भी इस बात को दिखाती है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से दूर रहें, वैसे भी हिंसा से दूर रहें। ये सारी चीज़ों को कितने अच्छे से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते प्रयास और प्रयत्न की उपलब्धि के लिए नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब हमें ऐसे काम करने चाहिए व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, एक व्यक्ति के तौर पर ऐसी गतिविधियां करें जिससे कि खुद व्यक्ति की भी बढ़ोतरी हो और साथ साथ हमारे देश का भी उत्थान हो और देश भी आगे की तरफ अग्रसर हो। जो माता पिता या संरक्षक हों वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक जो भी हैं उनके शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उनको प्रदान करेगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो ये 10 कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ज़्यादा शानदार हैं, लेकिन इनको अगर लागू किया जाए, और लागू किया गया है लेकिन लोग इनको माने, तब है ना
लेकिन जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसकी कुछ सिफारिशें नहीं मानी गई थी। जैसे ये कहा गया कि संसद एक आर्थिक दंड तय कर दे इस तरीके का, या कोई दंड का प्रावधान कर दे यदि कोई व्यक्ति इनकी अवहेलना करता है और इनको नहीं मानता है, तो ऐसा नहीं माना गया। ये समिति में इस चीज़ को डाला गया था, लेकिन उस समय की जो सरकार थी उसने उस चीज़ को नहीं माना। कर अदायगी को भी बताया गया था कि ये जो नागरिक हैं उनका ये मूल कर्तव्य होना चाहिए कि वो टैक्स पे करें, पर इस बात को भी नहीं माना गया था। अब अगर देखें इनकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताओं में अगर हम बात करेंगे तो देखिए कुछ मूल कर्तव्य नैतिक हैं तो कुछ नागरिक, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना एक नैतिक दायित्व है व्यक्ति का। वहीं राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक का कर्तव्य है। यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है, ना कि विदेशियों के लिए। जाहिर सी बात है, कर्तव्य हैं देश के, तो ये किसी विदेशी व्यक्ति के लिए तो नहीं होंगे, और ये गैर न्यायोचित हैं। मतलब न्यायालय में इनके लिए कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं कर सकता जाके कि इस व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों का वहन नहीं किया है, निर्वहन नहीं किया, तो ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब कुछ आलोचक इसमें यह भी कहते हैं कि मूल कर्तव्य जो है उनकी आलोचना क्या है। लोग कहते हैं कि इनमें कोई इनकी सूची पूर्ण नहीं है, जैसे कि इसमें कर अदायगी की कोई बात नहीं कही गई, और नहीं कही गई मतदान की, परिवार नियोजन की कोई बात नहीं कही गई, तो ये सब चीज़ें इसमें समाहित नहीं की गई। इसलिए जो आलोचक है इसके बारे में कहते हैं कि ये पूर्ण सूची नहीं है। अब कुछ जैसे है कि स्पष्ट नहीं है कुछ शब्द, जैसे अब देखिए जैसे इसमें जो शब्द स्पष्ट नहीं है उनमें कहा गया उच्च आदर्श, किस तरीके के उच्च आदर्श इस बात को नहीं बताया गया। सामाजिक संस्कृति, मतलब किस तरीके की संस्कृति को संरक्षित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना, इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया। तो इसलिए जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि सूची पूरी तरीके से पूरी नहीं है। और जैसे कि एक तो ये न्यायोचित नहीं है, दूसरी बात ये कि स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि कोई सजा या दंड का प्रावधान होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, उस बात को भी नहीं माना गया था। क्योंकि सिफारिश ने हालांकि समिति के दंड के प्रावधानों को अपनी सिफारिशों में कहा था, लेकिन इसको सरकार द्वारा नहीं माना गया था, और ये गैर न्यायोचित है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से उठ जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।